रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पंजाब में एक बदतरीन सैलाबी सूरत बनी हुई है। पंजाब के 3 ऐसे दरिया हैं जहाँ पे पानी बहुत बड़ी मिकदार में आया और ये इंडिया की सरजमीन से पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। इनमें 2 दरिया वो हैं, सिंध-तास मुआहदे के मुताबिक उनका पानी भारत का हक है। वो उस पानी को रोक सकता है, वहाँ पर वो डैम्स बना सकता है। तो भारत ने वहाँ से पानी छोड़ा है और ये हो सकता है, यानी भारत के लिए ये तो लाजिम था कि इसका पानी वो रोक सकता है, ये तो उसको हक था। लेकिन ये वो बाउंड नहीं था कि वो इस पानी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर था कि भारत जब पानी को छोड़ेगा तो वो आगाह कर देगा, जी हम पानी छोड़ रहे हैं तो पानी आ रहा है। तो भारत ने कुछ जगहों पे आगाह भी किया। ऐसा नहीं है कि भारत ने बिल्कुल पाकिस्तान को इत्तला नहीं दी और पाकिस्तान को अंधेरे में रखा है। लेकिन ये बारिशें एकदम हुई हैं और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से इसकी प्रेडिक्शन मौजूद थी। यानी 19 तारीख को मुझे अच्छी तरह याद है कि ओन अब्बास साहब ने असम्बली में खड़े होकर ये बात बताई थी, सेनेटर ने, कि सैलाबी सूरत पैदा हो रही है और उनके अंदाजे के मुताबिक जनूबी पंजाब और सिंध 1 सितंबर तक डूब जाएंगे और वहाँ पे सूरत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इसका आइडिया तो था। महकमा मौसमियात जो काम कर रहा था, जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स आ रही थी, वो ये बता रही थी कि यहाँ पे इस रीजन में अनएक्सपेक्टेड रेन्स होंगी, बहुत तेज़ी से बारिशें होंगी, क्लाउड बर्स्ट होंगे और ये जो पानी है ये नीचे की तरफ आएगा और अब वो पानी कश्मीर की तरफ से निकल के नीचे आ रहा है। इसमें जो भारत से पाकिस्तान में पानी दाखिल हुआ दरिया सतलुज में, उसने बहुत बड़ी तबाही फेरी है। पसरूर हो या कसूर हो या आगे बहुत सारे देहात हैं, ये लगभग सैकड़ों देहात हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं और यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ फसलों का, क्योंकि ये सारा जो एरिया है ये पंजाब की फूड बास्केट है। यानी अगर मैं आपको ये बताऊँ कि बहावल नगर तक डूब गया है तो ये बिल्कुल दुरुस्त इतला है कि बहावल नगर में भी बहुत सारे जो देहात हैं वो पानी से भर गए हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों के ट्यूबवेल तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनकी जो खड़ी फसलें हैं उनमें पानी घुस गया है। मशीनरी जो किसानों की है बहुत कीमती, वो तबाह हो गई है। मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ। यानी इस दरिया में बहते हुए बेशुमार हमने देखा कि मवेशी आ रहे हैं और उनमें से बहुत सारों की लाशें हैं जो दरिया में बह रही हैं। अब एक एक जानवर जो है वो भी बहुत लाखों रुपए का है। मवेशी बड़े कीमती है लेकिन उनका नुकसान हो रहा है। दरिया रावी, इसमें बड़े अरसे के बाद इतनी तुगयानी देखी गई है और रावी का पानी पूरा करने के लिए हम दरिया चनाब से लेकर आते थे पानी। लेकिन रावी में जब भारत ने पानी छोड़ा तो ये साइफन के पास से नीचे, आप पहले तो आप शुरू हो जाना ऊपर नारोवाल वाली साइड से, तो बड़ा खौफनाक वहाँ पे सैलाब था। जस्सड़ वाली साइड पे बड़ा खौफनाक सैलाब था। फिर ये काला शकाकू की तरफ आता है नीचे से, फिर ये लाहौर से गुजर के आगे जाएगा हेड बल्लो की और वहाँ से फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, दरिया सिंध की तरफ जाएगा पंजाब को क्रॉस करता हुआ। तो यहाँ पे एक सैलाब है, सिर्फ 1-2 जगहों को छोड़ के बाकी जगहों पे दरमियाने दर्जे का है और 1-2 जगह पे खतरनाक सैलाब है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत बनी है वो दरिया चनाब में बनी है। अब ये पानी का जो है ना, मुकम्मल पाकिस्तान का हक है इस पानी पर, इसमें भारत पानी रोक नहीं सकता। हुआ यह है कि अगर भारत पानी ना रोकता तो ये फ्लो के साथ पानी आता रहता और काफ़ी दिनों में ये पानी गुजरता। भारत ने दरिया चनाब के ऊपर बंद बांध के पानी कई जगह पे रोका हुआ है। ये जो गैर कानूनी काम भारत ने किया है, सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, वो पानी जब वहाँ पे जमा हो गया और फिर जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई तो भारत ने ना सिर्फ वो बारिशों का पानी आया पाकिस्तान में, बल्कि भारत ने वो बंद खोल दिए और उनकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी मिकदार में पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ। और अब तक जो इलाके डूबे हैं, मैं उनकी तफसीलात आपको, सियालकोट, वजीराबाद, पसरूर, नारोवाल, कसूर, पाकपतन, मंडी बहाउद्दीन, ये कादराबाद, हेड कादराबाद है वहाँ पे एक, और उससे पहले कुछ देहात हैं। तो हेड कादराबाद को बचाने के लिए कि ये हेड टूट जाएगा और इसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ रहा है, तो 2 जगह पे धमाके किए गए और मंडी बहाउद्दीन की जानिब पानी छोड़ा गया। वहाँ बहुत फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन हेड कादराबाद को बचाने के लिए ये करना पड़ा वहाँ पे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और जगहों पे बंद तोड़े जा रहे हैं। बहावल नगर भी डूब गया है, किसानों की मशीनरी, खड़ी फसलें। अब ये जो नुकसान है ये अरब रुपए का है। क्या ये नुकसान पूरा किया जाएगा, बड़ा सवाल ये है। तो ऐसा माजी में तो नहीं हुआ कि किसानों का और जो गरीब देहाती हैं उनका नुकसान पूरा किया जाए। सिर्फ चंद जगहों पे हमने देखा, लाहौर में या 1-2 और शहरों में, कि थोड़ी सी एक्टिविटी इंतजामिया ने दिखाई और कहीं पे वो हूटर शूटर चलाए, उन्होंने बाजे बाजे बजाए और उन्होंने बताया जनाब कि वो अलर्ट हैं, वो काम करना चाहते हैं। 1-2 जगह पे टिकटॉक्स वगैरह बनी है, ब्यूरोक्रेसी के लोग गए जाके उन्होंने बनाई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पंजाब की बात करें तो देहातियों को अकेला छोड़ दिया। 90% डूबने वाले लोगों तक पहुंचा ही कोई नहीं। जो 90% से ज़्यादा लोग हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, जो रिपोर्टें पूरे पंजाब से आ रही हैं, लोग ये बता रहे हैं कि कोई आया ही नहीं हमारे पास, अभी तक किसी ने हमें पूछा ही नहीं, ना कोई अलर्ट जारी हुआ, ना मसाजिद में ऐलान हुए, ना हमें बताया गया कि हमारे साथ क्या होगा। बस अचानक आनन फानन पानी आया और लोग अपने मवेशी, अपनी कीमती चीज़ें छोड़कर वहाँ से जाने बचाकर भागे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग, उनकी एवैक्यूएशन हुई है उनके इलाकों से। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इनखला किया है। पेशगी इतला ना देने की वजह से या पेशगी कोशिशें ना करने की वजह से जो माल मवेशी का नुकसान है, मेरे ख्याल में वो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ी, यानी फसलों का नुकसान तो सबसे बड़ा होता ही है कि खड़ी फसलें तबाह हो जाए, किसान का सारा पैसा डूब जाता है। वहाँ जो ज़रूरी मशीनरी है वो तबाह हो जाए तो किसान का पैसा डूब जाता है
और उनको रिपेयर करने में, ठीक करने में बाद में बहुत सारी कंडम हो जाती है, तो वो आपका बहुत पैसा लगता है उसमें। तो अरबों रुपए का किसानों का एक एक इलाके में नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान तो हुकूमत पूरा नहीं करती, ना पहले कभी इन्होंने पूरा किया है, लेकिन सैलाबी सूरत बड़ी खौफनाक है। कुछ जगहों पे टिकटॉक बनाने के अलावा किसी भी जगह पे कोई मदद लोगों की नहीं की गई। मनाजिर हमने कुछ इस तरह के देखे कि जो सरहदी बाढ़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडिया ने लगाई हुई है एक पूरी बाढ़, इंडिया ने ये बाढ़ लगाई थी और अपनी सरहद के अंदर लगाई थी। पाकिस्तान कहता था ना लगाए, लेकिन इंडिया ने इसको लगाया, और वो इसलिए लगाया कि वो ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मूवमेंट है पंजाब में, दोनों पंजाब के बीच में आज़ादाना मूवमेंट वो ना हो सके। इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान के साथ जितनी इंटरेक्शन होगी इंडियन पंजाब की खालिस्तान बनने के इम्कान उतने बढ़ेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ हत्ता के लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे हर तरफ उन्होंने एक बाढ़ लगा दी है इंडिया ने। वो बाढ़ जो है वो भी पानी में डूबी हुई है, तो एक एक 1.5 फुट कहीं से बाहर नजर आ रही है। बाकी वो सारी बाढ़ जो इंडिया ने लगाई वो भी पानी में डूबी है। अब अंदाजा करिए 13 फुट 15 फुट की जगह से इतनी ऊंची ये बाढ़ है, और वो खुश्क इलाका है, वो दरिया के अंदर नहीं है। तो वहां पे जो है वो बाढ़ भी डूबी हुई है। ये इतना ज्यादा पानी आया, बारिशें इतनी अनएक्सपेक्टेड हुई हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पाकिस्तान इजाफी पानी को स्टोर कर सके। यानी बहुत सारे डैम जो पाकिस्तान को बनाने चाहिए थे, पाकिस्तान ने बदकिस्मती से वो डैम नहीं बनाए। अब इमरान खान के 3 साल बिना डाल दें मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के, जनाब इमरान खान ने 3 साल में डैम नहीं बनाया, 3 साल में नहीं बनते डैम। हालांकि इमरान खान साहब को जो हुकूमत मिली तो उन्होंने बहुत सारे डैम शुरू किए, लेकिन जो एक्चुअली डैम बनता है वो तो डैम बनने में 10 साल 15 साल कम से कम इतना टाइम लगता है बड़े डैम बनने में। और इमरान खान साहब को तो 3 साल होश ही नहीं आने दी, बीच में कोरोना वायरस भी आ गया 1.5 साल, और इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे पानी जखीरा करने के स्टोरेज बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं, हत्ता कि वो पंजाब में भी काम करना शुरू करने लगे थे, लेकिन फिर जो उनके साथ हुआ वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारे पास एक तरबेला और मंगला के अलावा डैम नहीं है बड़ा कोई। हमें बड़े डैम्स बनाने थे जो हमने नहीं बनाए। ये डैम हमने क्यों नहीं बनाए, इसकी एक सादा वजह मैं आपको बताता हूं कि आईपीपी से बहुत पैसा आता है, सरमायाकार बहुत पैसा देते हैं। ये जो आईपीपी होते हैं ना, इन्हें आप कहते हैं ये बिजली बनाने के किराए के कारखाने। ये जो बिजली बना के बेचते हैं ना, तो सरकार इनको पैसा देती है बिल की मद में। अब आईपीपीज की वजह से पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। इतनी महंगी है कि आप 1 यूनिट इस्तेमाल करें तो आपको 3 या 4 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं, और वो भी कई गुना ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं। यानी बिजली वैसे महंगी हो गई और वो भी आप 3 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं, और कैपेसिटी पेमेंट आप दे रहे हैं, इजाफी पैसा दे रहे हैं। जो बिजली वो नहीं बना रहे वो पैसा भी आप उनको दे रहे हैं। तो इसमें आईपीपीज में कमीशन बहुत बड़ा होता है। एस्टेब्लिशमेंट भी लेती है, हुक्मरान भी लेते हैं, सियासतदान भी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी लेते हैं, सारे अपना अपना कमीशन निकालते हैं। हर किसी की जेब में अरबों रुपया जाता है। तो ये अरबों रुपया कमाने से उनको फुर्सत नहीं थी। अगर वो डैम्स बनाते तो ये अरबों रुपए की दिहाड़ियां बंद हो जाती। लिहाजा उन्होंने डैम बनाने के बजाय आईपीपीज लगाने पसंद किए। पाकिस्तान की जरूरत थी 20,000 22,000 मेगावाट, लेकिन इन्होंने आईपीपीज लगाए 45,000 मेगावाट के। वजह क्या है? वजह यह है कि जितने ज्यादा आईपीपीज लगाएंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, और ज्यादातर आईपीपीज भी अपने फ्रंटमैनों के जरिए से लोगों ने लगवाए हुए हैं। यानी वो पैसा भी अपनी जेब में जाता है, कैपेसिटी पेमेंट का, कमीशन का पैसा भी अपनी जेब में जाता है। लिहाजा डैम बनाने तो इनके लिए नुकसान का सौदा था कि अगर डैम बनाएंगे तो ये पैसा कौन कमाएगा। तो डैम इन्होंने नहीं बनाए। हत्ता कि मैं आपके सामने एक जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि जितना पैसा, ये डाटा निकाल के मैं आपके सामने रख दूंगा, थोड़े दिन पहले हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो ये बात मुझे याद रह गई, लेकिन डाटा मेरे पास मौजूद है, हमने इसको नोट किया हुआ, आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि जितना पैसा आपने कैपेसिटी पेमेंट में अदा किया ना, यानी जितना पैसा आपने इजाफी दे दिया है आईपीपीज को, जो बिजली उन्होंने नहीं बनाई आपने फिर भी उनको पैसा दे दिया है, जितना इजाफी पैसा आपने आईपीपीज को दे दिया है उतने पैसे में बड़े डैम्स बन जाते हैं पाकिस्तान में।